नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आपका फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें हम ईएमआई के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी। मैग्नेटिक फील्ड में मैंने यहाँ पे क्लोज लूप रख दी। इस क्लोज लूप को जब मैंने आगे किया, पीछे किया, या ऊपर किया, या नीचे किया, या फिर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव किया, ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, तब मेरे को इसमें कोई भी चेंज दिखाई नहीं दिया। मेरे को मतलब कोई नई चीज दिखाई नहीं दी। लेकिन जब मैंने ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी है, अगर ये यूनिफॉर्म है, मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना और घटाना शुरू किया। कभी बढ़ाया तो कभी घटाया, कभी बढ़ाया तो कभी घटाया, तो कभी बढ़ाया तो कभी घटाया। इस बढ़ाने घटाने के कारण मेरे को यहाँ पे करंट देखने को मिला। मेरे दिमाग की बत्ती जली कि भाई करंट आया क्यों। मैंने और तरीके ढूंढे कि भाई मैं और किस तरीके से इसके अंदर करंट ला सकता हूँ। तो मैंने इस रिंग को इसकी एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू किया। जैसे ये रिंग है, मान लीजिए, इसको ऐसे घुमाना शुरू किया। मैंने अभी भी देखा कि इसमें करंट आ रहा था। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रख के, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही थी। उस दौरान जब मैं इसको अपनी इसकी एक्सिस पे घुमा रहा था ऐसे, तो भी करंट आ रहा था। मैं बोला मैग्नेटिक चेंज करने पे भी करंट आ रहा है, ऐसे घुमाने पे भी चेंज करने पे करंट आ रहा है। मैंने और भी कई तरीके देखे। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये रबर बैंड, मैंने एक रबर बैंड जैसा सर्कुलर शेप लिया हुआ था, ठीक है। अब इस रबर बैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं, तो मैंने इसका स्ट्रेच किया, तो मतलब एरिया बढ़ाया, घटाया, बढ़ाया, घटाया, बढ़ाया, घटाया, बढ़ाया, घटाया, मेरे को फिर करंट देखने को मिला। तो मैं यहाँ पे देख पाया कि भाई अगर मैं एरिया बदलूंगा तो करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलूंगा तो करंट आएगा, और अगर मैं एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के थीटा को बदलूंगा तो भी करंट आएगा। जो घुमा रहे थे तो उसमें क्या आ रहा था, ये आपका एरिया वेक्टर और ये रही आपके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैंने एरिया वेक्टर को ऐसे कर दिया तो ये एंगल आ गया ना, जिसके कारण करंट आया। तो मैंने अगर थीटा चेंज हो रहा है इन दोनों के बीच, मैग्नेटिक या फिर चेंज हो रही है, या फिर एरिया चेंज हो रहा है, या फिर दोनों इन दोनों में से कोई दो चीजें चेंज हो रही है, एक चीज चेंज हो रही है, तो करंट आ रहा है। मैंने बोला ये करंट आ रहा है, लेकिन मैं इसको कैसे डिफाइन करूं? क्या मेरे को हर सबको एक साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं। तो मैंने एक टर्म डिफाइन कर दी, एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी, जिसका नाम था मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, B डॉट ए, B डॉट ए, जिसको हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। लेकिन B डॉट ए तब होगा जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती तो तब कैसे निकालोगे? तब आप इंटीग्रेट कर दोगे डी ए वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे अगर थीटा चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट आएगा, एरिया चेंज हुआ फ्लक्स चेंज होगा, करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्लक्स चेंज आएगा तो करंट आएगा। दिस इज योर होल। भाई कि भाई ईएमआई हम पढ़ क्यों रहे, क्योंकि भाई ये करंट क्यों आ रहा है, इसी के बारे में हम कर रहे हैं। इस करंट से और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज, क्या करेक्टरिस्टिक्स, इसके ऊपर सवाल जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है इसके, भाई ये कॉस थीटा। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म ले लूं तो उसके लिए जो फ्लक्स होगा वो ये होगा, और ये किसके लिए, जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली अगर यूनिफॉर्म होगा तो बी बाहर आ जाएगा, डॉट डी ए का कितना होता है, इंटीग्रेशन ए ही होता है, तो बी डॉट ए आ जाएगा। इतना समझ में आया मेरे बच्चे? बात करें ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया आपके पास, बी डॉट ए डॉट, या तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं बी डॉट डी ए डॉट, ये ज्यादा बेहतरीन दिख रहा है। हमें पता चला ये स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट स्केलर ही होता है। हमने बोला बहुत बढ़िया। इसकी जो हमने यूनिट बोली, इसकी जो यूनिट थी, मतलब कि वो कितनी आई,
वीबर। कितनी यूनिट आई इसकी मेरे बच्चे? वीबर। वीबर की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखी होती है मेरे बच्चे? डब्ल्यू। इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम ऐसा यूनिट में भी काउंट कर सकते हैं, जूल पर एम्पियर। मतलब पर यूनिट करंट के ऊपर कितनी एनर्जी है, पर यूनिट करंट के ऊपर कितनी एनर्जी इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसके ऊपर कोई इतना सवाल नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, इसके ऊपर आपसे कोई इतना सवाल नहीं पूछ रहा। सवाल कहां से बनेंगे वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझना है। तो हमें इससे एक बात पता चली, क्या बात पता चली? whenever magnetic flux change, करंट जो होता था वो इंड्यूस हो जाता था इन अ क्लोज लूप। बट ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं निकली। क्यों? अगर मैं कोई क्लोज लूप की जगह कुछ और डाल देता, ओपन लूप, तब क्या होता? करंट को लाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, बैटरी। तो ये ना लिखकर मैं ये लिख दूं, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और अगर सर्किट क्लोज्ड होगा तो करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। इतना समझ में? फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सर्किट क्लोज्ड होगा तो करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। इतना समझ में? इसी को हमने बोला फैराडे लॉ। फैराडे ने हमें कहा कि अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, मतलब कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड की बात है। ये क्या है मेरे बच्चे? मैग्नीट्यूड, डी फाई बाई डी टी। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं बात करूं करंट की, तो कितना करंट इंड्यूस्ड होगा अगर सर्किट क्लोज्ड हुआ? तो डी फाई बाई डी टी अपॉन में रेजिस्टेंस, यही होगा। बट ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड। मैं अगर आपसे पूछूं करंट की या फिर ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, मतलब ऑब्वियसली लूप ही होगी, लूप में दो ही डायरेक्शन चलेंगी, क्लॉकवाइज, या तो ऐसे जाएगा करंट या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। मैंने बोला इसको कैसे पहचाने? तो जो ये हमने ईएमआई निकाला है ना, इसको हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला है। तो आगे कुछ और एक्सपेरिमेंट हो इसके डायरेक्शन को नापने के लिए, तो इसके डायरेक्शन को नापने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें हमें ये पाया गया कि भाई अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो ईएमएफ बढ़ेगा। बताओ मेरे को, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो ईएमएफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैंने बोला ठीक है यार, एक लूप है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या तो अंदर की तरफ बढ़ रहा होगा तो बाहर की तरफ, कहीं भी बढ़ रहा है, मेरे को नहीं पता कहां बढ़ रहा है, ईएमएफ बढ़ रहा होगा। करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस्ड होगा, नोट, करंट जो इंड्यूस्ड होगा लाइक दैट इट डिक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स। इस तरीके से करंट इंड्यूस्ड होगा लूप के अंदर कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो यहां पे बढ़ रहा था उसको घटा दे। इसी का उल्टा एंड वाइस वर्सा, कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो कुछ इस तरीके से इंड्यूस्ड होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा दे। कहने का मतलब ये एक लूप, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो करंट कैसे इंड्यूस होना चाहिए? With the help of right hand thumb rule, we can find the direction of the magnetic field or magnetic flux through the current. The thumb represents the current and the fingers represent the magnetic field. तो मैं बोलूं करंट जो है ये मेरा कहां पे है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है?
और these are also fingers also shown the current and this represent the magnetic field. तो मैं अगर देखूं तो करंट कहाँ पे मेरा, तो अगर मैं करंट को क्लॉकवाइज फ्लो कराऊंगा देन इट शोज दैट अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। हमें तो अंदर की तरफ बढ़ाना ही नहीं है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है, हमें इसको घटाना है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ में आया मेरे बच्चे। तो ये जो नोट आया, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इसी को हमने बोला लेंज़ेस लॉ। इसी को हमने क्या बोला, लेंज़ेस लॉ। कहता है कि भाई जो ईएमएफ होगा विद डायरेक्शन बराबर होगा माइनस डी पाई बाय टी टी। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट। नोट डाउन कर ली, चलिए आगे बात करें तो लेट करते हैं, ये जो रीजन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये ना मेरे पास मेरे बच्चे स्क्वायर, इसकी लेंथ है, इधर लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है। ये मेरे पास एक लूप है सर्कुलर, लेंथ है। ये कितनी दूरी पे है, एल लेंथ की दूरी पे है, और इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है, 5। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ढूंढ के दिखाइए, ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ढूंढ के दिखाइए, करंट जो इंड्यूस्ड हुआ, ऑब्वियसली सर्कुलर रूप है तो वो करंट इंड्यूस्ड होगा ही होगा, फंक्शन ऑफ टाइम ढूंढ के दिखाइए। आल्सो ड्रॉ ग्राफ, इनके ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाइए। तो आप बोलोगे कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका बच्चे। मैंने बोला ये v वेलोसिटी से भाग रहा है, सर v वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल कांस्टेंट। मैक्सिमम केसेस में आपको कांस्टेंट मिलती है, क्योंकि वेरिएबल मिलेगी तो टफ कर इक्वेशन। कांस्टेंट है, चलो मैंने बोला अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे भाग रहे हैं, तो मैंने बोला जब तक ये इसके पास नहीं पहुंचेगा तब तक इसके पास तो कोई फ्लक्स नहीं होगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम, ये t0 है, और जब ये इसके बिल्कुल टच करने पे पहुंचा, वो टाइम मैं बोलता हूँ t1। तो t1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मेरे को t1 निकालना है और डिस्टेंस कितना है l, तो आप क्या निकाल नहीं सकते, l अपॉन में v। तो जब मेरा t1 l अपॉन में v होगा तब तक मेरा क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा, मतलब इस रीजन में फ्लक्स क्या होगा, 0। समझ में। अब जैसे ही t1 मतलब l अपॉन v से आगे समय बढ़ना शुरू किया, तो ये जो स्क्वायर था धीरे धीरे इसके अंदर आने लगा। मैंने बोला एरिया बढ़ता जा रहा है ना, तो देखो जहां जिस जगह जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अभी इधर है, इस रीजन में, कुछ देर बाद ये एरिया और बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, ऑब्वियसली फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट कैसे इंड्यूस्ड होगा, कहां की तरफ बढ़ेगा, सर अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट कैसे इंड्यूस होगा, जहां पे फ्लक्स को घटा सके, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, आई 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 आई। करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा इसके अंदर, यस सर फ्लो करेगा। मैंने बोला इस दौरान मेरे को कोई बताएगा इसका फ्लक्स कितना होगा, सर ये डिस्टेंस कितना चला, v। ड्यू टू द कांस्टेंट वेलोसिटी अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लूं, तो x जितना टाइम लगा इसको vt। मैंने बोला ठीक है, तो पूरा अंदर पहुंचेगा तो कितना टाइम लग जाएगा भाई, बाहर l चला अंदर चला l, कितना हो गया 2l। मतलब जब t2 बराबर 2l अपॉन v होगा तब तक जो फ्लक्स होगा मेरा कितना होगा मेरे बच्चे, ये क्या है मेरे बच्चे, vt इंटू l, l vt, दिस इज योर क्या आ गया मेरे बच्चे, l vt, ये क्या आ गया मेरे बच्चे, एरिया।
into magnetic field. BLVT is your magnetic field. BLVT is your magnetic field. Clear? अभी अंदर चलेगा पूरा 5L/, मैंने आपको बताया कि हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी लूप को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी करें उसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं आया। एक्सपेरिमेंट में हमने देखा तो यहां तक तो कोई भी फ्लक्स नहीं आया। मतलब एट t बराबर 6L/v फ्लक्स इज 0। आफ्टर t बाय L/v 6L/v मैंने देखा यहाँ पे एरिया घटता जा रहा है। मैंने बोला कितना घट रहा है, एरिया कितना अंदर बना हुआ, L माइनस वी टी बचा हुआ। बोला ठीक है, फ्लक्स कितना हो जाएगा इस दौरान, L माइनस वी टी एल बी कितना हो गया, बी एल स्क्वायर माइनस बी वी एल टी। अब ये बाहर आएगा, तो बाहर कब तक आएगा, जब तक t बराबर 7L/v। आप मेरे बच्चे देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, हमने फ्लक्स निकाल दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रहा सर, हमें ईएमएफ चाहिए तो आप ईएमएफ निकाल सकते हैं। इसका ईएमएफ 0 होगा, इसका ईएमएफ इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब बीएलबी। इसका ईएमएफ 0 होगा, इसका ईएमएफ 0 माइनस बीएलबी। क्लियर है सर? ये तो निकाल दिए। इंड्यूस आप निकाल सकते हैं ना, करंट इंड्यूस्ड कैसे निकालते हैं, मैं बोल देता हूँ इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो R है, तो आप निकाल सकते हैं BLV अपॉन में R। यही आपका करंट आ रहा है। इधर कितना करंट आ रहा है, माइनस BLV अपॉन में R। सर आपने इसका ग्राफ भी बोला था, चलिए ये ग्राफ बनाते हैं। बीच में मेरे को फिगर को मिटाना पड़ेगा ताकि ग्राफ के लिए स्पेस कम पड़ रहा है मेरे पास। चलिए, आई होप आपने लिख लिया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं देखो फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, मैंने बोला बाहर से जब अंदर आ रहे थे तब तक तो 0 था, कहां तक, t बराबर L/v तक, ये 0 था। वहां से बढ़ना शुरू किया और कब तक बढ़ा, t बराबर 2L/v तक, और कब तक बढ़ता गया, 6L/v तक, 6L/v। फिर ये देखो माइनस BLV, आपको इक्वेशन दिख नहीं रही, y c प्लस mx के बराबर, यही इक्वेशन है। तो 6L/v और यहाँ से घटने लगा, क्लियर है, और इधर से बढ़ने लगा, फिर आगे 0 हो गया। सर हमें EMF का भी ग्राफ चाहिए, तो भाई यहाँ पे इसका 0, ये कांस्टेंट है और सॉरी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है लेकिन थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 1 आएगा इसका डेरिवेटिव। फिर यहाँ पे 0, फिर ये नीचे जा रहा है तो नेगेटिव में चला जाएगा आपका, क्लियर। कुछ इस तरीके का ईएमएफ का ग्राफ होगा। करंट के और ईएमएफ के ग्राफ में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों सेम फेज के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का ही ग्राफ बनेगा करंट का और इसका। दिस इज योर होल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे बच्चे समझ में आया आपको? हो, आई होप आपने लिख लिया और आपको अच्छे से समझ में आया हो। बहुत बढ़िया बच्चे। मैं आपको एक अगर क्वेश्चन पूछूं, ये आपके पास एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर आपने वायर को कुछ ऐसे रखा हुआ है सर, डायमेट्रिकली वायर को आपने सिर्फ रखा हुआ है, और आई करंट इसमें से पास आउट कर रहा है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं नेट ईएमएफ कितना होगा? चलिए ईएमएफ को छोड़िए, आप मेरे को सबसे पहले फ्लक्स ही बता दीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा नेट, ढूंढिए। आई होप मैग्नेटिक फ्लक्स आपका 0 ही आया हो सॉल्व करने के बाद। क्यों सर? इधर से देखिए, इधर से करंट अंदर की ओर जा रहा है, बाहर आ रहा है इस साइड की ओर से,
जितना अंदर गया उतना ही बाहर आया, तो नेट फ्लक्स जीरो नहीं हो गया? क्लियर? अगर नेट फ्लक्स जीरो हो गया तो ये ईएमएफ भी जीरो ही हो जाना चाहिए और करंट भी जीरो हो जाना चाहिए। तो अच्छा था ना क्वेश्चन। दिस इज मेरे बच्चे जेई एडवांस 2011 में भी आया था और 2021 में भी आया था। छोटा सा क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, समझ आया मेरे बच्चा? ठीक। तो बीच में हम थोड़े थोड़े से पीवाईक्यू करते रहेंगे। मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी करिए, आना चाहिए बच्चे। क्वेश्चन तो कुछ भी होता है, कहीं का भी हो, है ना? तो बस क्वेश्चन कहीं का भी हो, आपको आना चाहिए। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये आता है नहीं है, वो आता है, इस एग्जाम का नहीं आता। आप एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं करें, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। कभी जब पढ़ रहे हैं तो एग्जाम को अपने दिमाग से निकालिए और क्वेश्चन करिए। ठीक है, लेट करते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप है और ये जो है अपनी इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल रिंगा रोजेस खींच रही है। मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड ईएमएफ एज फंक्शन ऑफ टाइम। आप इसमें ईएमएफ फंक्शन ऑफ टाइम बता दीजिए। सर आप बोलो बहुत इजी है, ये मैग्नीफायर में चलो रखा मैंने इसको, यूनिफॉर्म है। सर अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो करंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर की तरफ एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर ऐसे घुमा, बीच में थीटा चेंज हुआ, इसके कारण है। बस जिसका ऐसा दिमाग चल रहा है ना, हो जाएगा क्वेश्चन फिर। क्यों? क्योंकि अगर हम बोले कि फ्लक्स कितना होता है तो बी ए कॉस थीटा होता है, और थीटा को जिसने वो पढ़ा है सर्कुलर मोशन, तो थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, तो बी ए कॉस ओमेगा टी। क्या अब आप इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। माइनस बी ए ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी। दिस इज द ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ग्राफ बोलो साइन का फंक्शन, इसका ग्राफ बोलो साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? सर बी ए कॉस थीटा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और कब होता है? जब थीटा बराबर होता है 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगी तभी आपका फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। सर अगर फ्लक्स उस दौरान मैक्सिमम होगा, हमारा फ्लक्स उस दौरान मैक्सिमम होगा, तो इस वाले केस में अगर 0 डिग्री पे फ्लक्स मैक्सिमम है तो 0 डिग्री पे ईएमएफ क्या है मेरे बच्चे? मिनिमम हो जाएगा। क्या सच है ना? ईएमएफ क्या हो जाएगा? मिनिमम। ठीक है, और फ्लक्स मिनिमम कब होगा मेरे बच्चे, कोई बताएगा? सर फ्लक्स मिनिमम होगा थीटा बराबर पाई पे, सर पाई बाय 2 पे। मिनिमम मतलब 0 होगी वैल्यू। तो ईएमएफ कब? ईएमएफ उस दौरान कितना हो जाएगा? सर ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होती है? सर पाई बाय 2 पे, 1 पे। तो ईएमएफ उस दौरान मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया मेरे बच्चे आपको? तो ईएमएफ उस दौरान मेरे बच्चे मैक्सिमम हो जाएगा। आया समझ में बच्चे आपको? ठीक है, बच्चे आपने नोट डाउन कर लिया? चलिए, अब एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। सर वो फॉर्मूला क्या है? एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला, डेल्टा फाई बाई और डेल्टा।
कितने टाइम में, कितने चेंज ऑफ टाइम में कितना चेंज ऑफ फ्लक्स आया, दिस इज योर एवरेज ईएमएफ। क्वेश्चन समझ नहीं आया। चलिए मैं आपको बता दूं क्या। मैंने आपको फ्लक्स एक फंक्शन दिया है 2t+3 और मैंने आपसे एवरेज ईएमएफ पूछ लिया फ्रॉम t बराबर 2 से t बराबर 3। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, अगर आप क्या करते हैं इस फ्लक्स का डेरिवेटिव निकाल के करते हैं आंसर, तो गलत आंसर आएगा। क्यों? आपसे यहां पे पूछा गया एवरेज ईएमएफ दो समय के बीच, और जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, डी फाई बाई डी टी, स्मॉल चेंज इन स्मॉल चेंज इन फ्लक्स और स्मॉल अपॉन में स्मॉल चेंज इन टाइम, तो वो तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो गया ना किसी इंस्टेंट पे। एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा आपको मेरे बच्चे फ्लक्स, तो उसके अंदर पुट करेंगे। इनिशियल फ्लक्स कितना आ गया मेरे बच्चे 7, फाइनल फ्लक्स कितना आ गया मेरे बच्चे 9, तो चेंज इन फ्लक्स कितना आ गया मेरे बच्चे 2, चेंज इन टाइम कितना आ गया मेरे बच्चे 1, तो एवरेज ईएमएफ कितना आ गया मेरे बच्चे, तो यही है आपके बच्चे, यही है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। नाउ वी विल डू द फेमस क्वेश्चन ऑफ ईएमआई, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, तो आपको पता होना चाहिए। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट, ये आपके पास एक रेल की पटरी है, इस रेल की पटरी के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा है, एक रेल के ट्रैक्स है, ये वायर की बनी हुई है, यहां पे रेजिस्टेंस जोड़ा है आर रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तक है। क्लियर? यहां पे मेरे बच्चे एक रॉड है, इस रॉड की वेलोसिटी मैंने आगे की तरफ v दे रखी है, इस रॉड की वेलोसिटी मैंने आगे की तरफ v दे रखी है। हम दोनों तरीके के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि भाई मैंने इस वेलोसिटी को लेट कर लिया, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, पहले हम कांस्टेंट मानकर सॉल्व करेंगे। और मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है, ये अंदर भी फैली हुई है, मैंने बाहर बना दी, ठीक है, क्योंकि अंदर मेरे को कुछ अगर लिखना हो तो दिक्कत ना हो। ठीक है, आप इसको अंदर मान के चलिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है मेरे बच्चे, यूनिफॉर्म। और मान के चलते हैं कि भाई इस रॉड का भी, कंडक्टिंग रॉड का भी रेजिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, जी। नोट डाउन कर लीजिए पहले फिगर को अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन मतलब की फिगर को ड्रॉ कर लिया होगा अपनी कॉपी में। क्या आप मेरे को फ्लक्स बता सकते हैं? सर फ्लक्स किस बात का आएगा? मेरे पास जब ये आगे मूव करेगा तो ये एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो मैंने बोला फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने लेट करते ये डिस्टेंस कितना है x, किसी इंस्टेंट पे, एट एन इंस्टेंट मैंने एक टाइम पकड़ लिया, मैंने उस टाइम पे बोला कि भाई फ्लक्स इतना है, कितना है x, इस रॉड की लेंथ दे रखी थी मेरे को l इंटू मैग्नेटिक फील्ड, x इंटू एल इज एरिया एंड b, ये पूरा एरिया कितना आ गया x इंटू एल और इंटू b, dlx। Can you tell me what is the EMF at this instant? So simple sir, BL x by dt। इसमें से चेंज ही कौन हो रहा है, B और L तो कांस्टेंट है, x चेंज हो रहा है, तो BL और dx by dt।
चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता था, वेलोसिटी, बी एल, क्या आ गया मेरे बच्चे, बी एल बी, बी एल। क्या मेरे को आप करंट बता सकते हैं, ये भाई क्लोज तो है ही, करंट इंड्यूस होगा, तो बी एल वी अपॉन में आर। सर ये आर कौन सा है, ये, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जीरो है, अगर इसका होता तो आर प्लस आर कर देते हम। मैं पहले देखना पड़ता है किस में है, किस में है मेरे बच्चे, कहते हैं इसको पैरेलल में है या सीरीज में, पैरेलल में दिख रहे हैं, सीरीज में कहाँ है वो, सर सॉरी सॉरी सॉरी, पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है, यस, क्योंकि करंट ऐसे कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, कहीं टूट नहीं रहा। इतना तो समझ में आ गया होगा। मैंने बोला करंट कैसे फ्लो कर रहा है, फिर मैंने बोला अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फ्लो कर रही है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहेगा, ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला इस दौरान मेरे को जरा ईएमएफ है, यस सर ईएमएफ तो आ गई, मेरे को ये बताओ फाइंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मेरे को वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। है सर, यहां तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैंने अभी कहा था कांस्टेंट के लिए केस ये रहा। अब मैंने इस वेलोसिटी को क्या मान लिया, वेरिएबल, बदल रही है। तो मैंने बोला अरे सर बदल रही है, तो सर कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है। मैंने बोला सर क्या करें, भाई वही सेम फंडे जो हम काइनेमेटिक्स के अंदर लगाया करते थे। फोर्स कौन सा है, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ मोशन जो भी लगाया करते थे, फोर्स पीछे लग रहा है ना, क्यों लग रहा है सर पीछे, अरे वायर है, ठीक है, वायर ये रही आई, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो फोर्स किधर लगेगा, देखो ये करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर लगेगा, पीछे, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ये किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, आई एल बी, आई एल बी। सर आई अभी हमने निकाल लिया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर, ठीक, वी अपॉन में आर, रेजिस्ट, ये रेजिस्टेंस है, नॉट द रेजिस्टेंस, नॉट द रेडियस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सलेरेशन बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। इस एम को मैंने नीचे भेज दिया, और इसको मैं लिख सकता हूँ डीवी बाई डी टी, ये सर लिख सकते हो, वही सेम फंडे जो हम वहां पे काइनेमेटिक्स में लगाया करते थे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी आर एम डी टी, डी टी को इधर भेज दिया, वी को इधर ले, बोथ साइड इंटीग्रेट। कई बच्चों के जो बहुत अच्छे हैं, थोड़े से दिमाग उनका चलता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाई। ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगाई जाती थी जब एक्सलेरेशन कैसा हो मेरे बच्चे, जब एक्सलेरेशन कांस्टेंट हो। इस दौरान एक्सलेरेशन कांस्टेंट है ही नहीं मेरा, एक्सलेरेशन कैसे कांस्टेंट नहीं है, मैंने बोला देखो है नहीं, मैंने बोला फोर्स किसके डिपेंड करता है सर, मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड तो सॉरी हर समय पे बदल रही है ना, ये आगे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और अगर नहीं भी है करंट तो बढ़ रहा है ना, करंट भी तो बढ़ रहा है वेलोसिटी के हिसाब से, क्यों, क्योंकि देख एक्सेलरेशन किसका फंक्शन आ रहा है, एक्सेलरेशन निकाला है इधर से तूने, वेलोसिटी का फंक्शन आ रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, जिससे हमें चल गया एक्सेलरेशन भी फंक्शन ऑफ टाइम है, वो हम निकालेंगे। मैंने बोला एक्सेलरेशन भी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो सिर्फ सिंपल सी बात है कि भाई हम निकाल ही नहीं सकते, मतलब इक्वेशन मोशन लगा ही नहीं सकते, तो डीवी अपॉन में डीवी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर डी। मैंने बोला चलो ठीक है, इसको थोड़ा मिटा दें क्योंकि कांस्टेंट पार्ट तो आपको आता ही है, ये तो आप कहीं से भी, मतलब कि छोटा सा बच्चा है ये तो कहीं से भी कर लोगे, मतलब कि आप सॉरी को कहीं से भी कर लोगे, क्वेश्चन कैसे भी कर लोगे, ये समझाना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ये निकालना नहीं आता ना वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप ध्यान रखना जी एडवांस के काफी सारे क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है, जो बड़े बड़े से आपको दिखते हैं ना वो बहुत आसान है, अगर आप ये निकालना सीख के, तो ये बस क्या याद रखना आपको, ये एक तरीका याद रखना, इस तरीके से निकालते हैं। मैंने बोला टाइम जीरो पे वेलोसिटी v थी किसी इंस्टेंट, यस, मैंने बोला इस किसी इंस्टेंट पे, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल लिखना भूल गया मैं, वेरिएबल है, मैंने इस इंस्टेंट पे v नॉट मानी है, और ये इंस्टेंट अब क्या हो गया, t बराबर 0, तो v नॉट और किसी t टाइम पे ये v होगी, dv अपॉन में v कितना आ गया मेरे बच्चे, ln v, तो ln v माइनस ln v नॉट बराबर, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, b स्क्वायर एल स्क्वायर
आर एन, ठीक। अब जरा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एल एन वी अपॉन में वी नॉट बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर टी अपॉन में आर एन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी अपॉन में वी नॉट ई की पावर बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर आर एन, ठीक। आपके पास मेरे बच्चे का आंसर आ गया कि v बराबर वी नॉट ई की पावर बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर टी आर। क्या है मेरे बच्चे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ठीक है मेरे बच्चे। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यही होगा ग्राफ जो e की पावर x का ग्राफ होता है, यही तो है मेरे बच्चे अप्रोक्सीमेटली। तो वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ, तो वेलोसिटी समय के हिसाब से घटती जा रही है और एक समय ऐसा आएगा टेंड्स टू, जब टाइम जो होगा टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये जीरो हो जाएगी वेलोसिटी। मतलब ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। मैंने बोला हाँ भैया ये तो रुक जाएगा। अब क्वेश्चन मेरा पूछ, तो मैं देखो बच्चे ये तो सॉल्व कर लिया, ये अब आपने अगर निकालना 5-6 2-3 बार लिख देना, बहुत आसान है आपके लिए जेईई एडवांस के क्वेश्चन करना। आप चुटकियों में बस ऐसे डायरेक्ट लगाते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए, एक टॉपिक और बताना है, उसके बाद आपका ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला इस वेलोसिटी को वेरिएबल तो रखा हुआ क्योंकि फोर्स पीछे लग रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना। आई वांट दिस वेलोसिटी कांस्टेंट। मैं इस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना चाहता हूं, कांस्टेंट रखना चाहता हूं। सर कांस्टेंट कैसे रखेंगे इस वेलोसिटी को, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने बोला बहुत आसान है। क्या मैं जितना फोर्स पीछे मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है उतना ही मैं क्या आगे एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं? तो अगर आपसे पूछ लूं हाउ मच फोर्स आई नीड टू मेक द वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इट इज इक्वल्स टू दी एफ इक्वल्स टू आई एल, भी आंसर आ जाएगा। एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना है आपको, डायरेक्शन फर्क पड़ेगा। मैंने बोला ठीक कोई बात नहीं, ये तो आता है। क्वेश्चन अभी भी दिमाग में ये अराइज हो रहा है मेरे कि यह जो मैंने फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से ये आगे जा रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसका वर्क डन भी आ रहा होगा। मतलब कि मैं सिस्टम को कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, वर्क डन कैसा है, फोर्स भी आगे डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो वर्क डन कैसा मेरे बच्चे पॉजिटिव। कैसा होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, cos थीटा की वैल्यू 0, सॉरी cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव 1, तो भाई पॉजिटिव। और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है कि आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो। सर कैसे पता चल रहा है, वो सॉरी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो आप, कैसे? वो जो सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो वो गई कहां पे, क्योंकि हमने ये पढ़ा अगर आप उसको छोड़ के देखोगे तो आपको एनर्जी दिखेगी। यहाँ पे मैं छोड़ूं तो कोई एनर्जी दिखती नहीं, उल्टा वेरिएबल हो जाएगी वेलोसिटी मेरी। मैं उसको कांस्टेंट रखना चाहता हूं, लेकिन कॉन्स्टेंटली जो मेरी एनर्जी जा भी रही है वो कहाँ जा रही है, जो कॉन्स्टेंटली मेरी एनर्जी जा रही है वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है, अभी आपको समझ में आ जाए कहाँ भाग रही है मेरी बीटी, कहाँ जा रही है, ठीक है। आपका जिगर का छल्ला, आपकी एनर्जी किधर जा रही है, ठीक है। तो वही देखते हैं, आइए। तो आप कितनी पावर सप्लाई कर रही हैं, सॉरी आप कितने पावर सप्लाई कर रहे हैं, पावर सप्लाई बाय एफ एक्सटर्नल फोर्स। कैसे निकालते थे, पावर का फॉर्मूला क्या होता था मेरे बच्चे? सर हमने तो पढ़ा आई स्क्वायर आर, ये पढ़ा है, फलाना ढिमकाना ये पढ़ा है। मैंने बोला थोड़ा सा ध्यान लगाइए बच्चे, पावर का फॉर्मूला, पावर होती है वर्क अपॉन में टाइम, कितना वर्क कितने पर सेकंड में टर्न किया गया। तो मैंने लिखा एफ एक्स टाइम में किया और डी टी टाइम में कितना आ गया बच्चे, एफ इंटू वी। दिस इज योर फॉर्मूला, एफ इंटू वी। आई एल बी और वी, तो थोड़ा खोल के लिखिए आई को, सर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर। दिस इज योर पावर सप्लाई बाय योर एफ एक्सटर्नल फोर्स टू द सिस्टम। ये गया कहां पे, रेजिस्टेंस में करंट पास कर रहा है। अगर मैं उस रेजिस्टर में से कितना करंट पास कर रहा हूं उससे मैं पावर निकाल लूं, तो पावर डिसिपेटेड बाय आर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। टाइम को गोली मारते हैं, टाइम पे यहाँ पे हमने
एक इंस्टेंट पर लेकर के, तो हमने लेट कर लिया वो 1 पे। ठीक है, आई स्क्वायर आर मतलब बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर। यस सर, अब हमें समझ में आया कि हमारी दी गई एनर्जी, वो रेजिस्टेंस पावर डिसिपेट, हीट में एनर्जी दे रहा है। मतलब सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, आप उसको कांस्टेंट रख के लेके आ रहे हो, तो जो एनर्जी दे रहे हो वो सिस्टम कहाँ यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को गर्म कर रहे हैं। अगर सिस्टम गर्म होगा तो आपसे मुझे सवाल क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे एक पानी की रॉड रख देंगे, सॉरी पानी रख देंगे, इसमें पानी पड़ा हुआ है, पानी पूछेंगे पानी कितनी देर में गर्म होगा, लगा देना एम एस डेल्टा टी। पूछेंगे मेरे जो पानी का स्पेसिफिक कांस्टेंट इतना है, कितना उसका मतलब कितने देर में पानी गर्म होगा, लगा देना, डायरेक्ट खत्म, क्वेश्चन खत्म है बच्चे। हीट कितनी एब्जॉर्ब, कितनी पावर डिसिपेट करेगा, कितने टाइम में पानी गर्म होगा, वगैरह वगैरह ऐसे सवाल पूछा सकता है। समझ आया मेरे बच्चे? ठीक है मेरे बच्चे, तो कुछ इस तरीके से आपसे वह सवाल जवाब कर सकता है। ठीक है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। मैं आपको बस एक चीज का आग्रह करना चाहता हूं कि कई बार क्वेश्चन आपको कहीं ऐसे भी दिख सकता है, ये तो बिल्कुल सेम है, तो मैं आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन देता हूं, आप कर लो। आपको ये सिस्टम जो है सीधे ना देखकर कई बार ऐसे दे दिया जाएगा, ऐसे, ठीक है, और कहते कई बार यहाँ पे अगर आपको मैग्नीफिल ऐसे परपेंडिकुलर दी होगी, तब भी सेम यही कैलकुलेशन होगी। फर्क कहाँ पे आएगा, क्या मेरे को बताएगा फर्क कहाँ पे आएगा, फर्क किधर आएगा, कैन यू टेल मी, कहाँ पे फर्क दिख रहा है आपको? सर फर्क कहीं नहीं आएगा, तो सर फर्क आएगा कहाँ पे आएगा, इसको मैंने देखो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आगे एफ एक्सटर्नल फोर्स लेट करते हैं एम जी है, इसको मैंने ऐसे उल्टा कर दिया तो एम जी नीचे खींचेगी। अब मैंने ऐसे उल्टा कर रखा था, इसको वैसे कर दिया किसी एंगल पे, तो एम जी साइन थीटा, फर्क यहाँ पे आया, जो एफ एक्सटर्नल फोर्स था बढ़ गया। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, ये मैग्नीफाइड परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये मैग्नीफाइड इसके बिल्कुल सीधे क्रॉस करके जा रही है, तो एक कंपोनेंट इधर जा रहा है पीछे की तरफ, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर जा रहा है। इस कंपोनेंट की वजह से अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नीफाइड एक्स्ट्रा लगा दूं, क्या इसके से कुछ होगा? नहीं, क्योंकि फ्लक्स आएगा नहीं। फ्लक्स कब आता है? जब इसके अंदर से थ्रू पास करती, पास हो ही नहीं रही। मैंने बोला यहाँ पे आ रही है ना, ये है मेरे बच्चे फंडा, फंडा यहीं पे है मेरे बच्चे। इस मैग्नेट फील्ड जो ये कंपोनेंट आएगा ना बी कॉस थीटा, इसकी मदद से आप सारी कैलकुलेशन करोगे। यहाँ पे एम जी साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, ये आपकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेगा। दिस इज ओवरऑल क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं पूछेगा इस टॉपिक। तो मेरे बच्चे अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप जो बनना चाहते हैं सफल हुई इस काम में, ध्यान लगा के पढ़िए। गुड बाय।